हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम हमारा CMADD जो सब्जेक्ट है, कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, इसका चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 1 शुरू करने से पहले लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं एंड उनके टाइटल्स क्या है, एंड देन इमीडिएटली वी विल प्रोसीड विद द चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का होता है वो हम समझने जाएंगे इस चैप्टर में। अभी मैं इसकी डिटेल्स नहीं बताता हूँ बिकॉज वी विल बी स्टार्टिंग दिस चैप्टर एनीवेज। सेकेंड चैप्टर is very important as a CS because documentation and record maintenance एक कंपनी सेक्रेटरी की जॉब का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो आपका नॉट जस्ट एट प्रोफेशनल लेवल बट पर्सनल लेवल पे भी डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए एंड दिस चैप्टर विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे करना चाहिए। फिर साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन, कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर अलग अलग जगहों पे लगता है, सर्टिफिकेशन अलग अलग लगता है, मोस्टली फ्रॉम PCS पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, बट इस चैप्टर में वो हम समझेंगे। लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज, एक कंपनी सेक्रेटरी को क्या फ्रेमवर्क गवर्न करता है। इज इट जस्ट कंपनीज एक्ट ओनली या ICSI के भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है जो हमको गवर्न करता है। वैल्यूज, एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, एक कंपनी सेक्रेटरी के क्या वैल्यूज, एथिक्स, प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें। नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन, एक ऐसा चैप्टर जो आपको थोड़ा रूबरू करवाता है इन चीजों से कि अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन गए तो अगर आपको नॉन कंप्लायंस ऑब्जर्व होता है तो क्या क्या उस पर पेनल्टीज लग सकती है, एडजुडिकेशन प्रोसीजर क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होती है, रिलीफ एंड रेमेडी, सेटलमेंट ऑर्डर, कंपाउंडिंग, ये सब चीजें हम उसमें समझेंगे कि अगर मान लो आप पकड़े गए किसी चीज में तो क्या आपको सजा डायरेक्टली लगेगी इवन तो आपका नॉन कंप्लायंस बहुत छोटा सा था, आप थोड़ा पैसा देके फाइनल एक बड़े ऑर्डर से बच सकते हो कि नहीं, ये सब इसमें। दिस इज हमारा कंप्लायंस मैनेजमेंट जो कि 40 मार्क्स के लिए हमारे 7 चैप्टर्स है। देन कम्स हमारा पार्ट 2 व्हिच इज फॉर 60 मार्क्स, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। फर्स्टली इसमें सीखेंगे हम कंसेप्ट्स ऑफ वेरियस ऑडिट, अलग अलग तरीके के अलग अलग ऑडिट होते हैं, नॉट जस्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट्स। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब जैसा CA का जो ऑडिट होता है, CMA का ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, इनके अलावा भी CSR ऑडिट होता है। इसके अलावा IT रिलेटेड जो भी होता है, साइबर सिक्योरिटी, उसका ऑडिट होता है। ऐसे बहुत सारे ऑडिट होते हैं जो कि हम उस चैप्टर में जाके समझेंगे। ऑडिट एंगेजमेंट, एक ऑडिटर को एक कंपनी अपॉइंट कैसे करती है, एंगेज कैसे करती है। फिर एक ऑडिट प्रिंसिपल और टेक्निक्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑडिट प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, ऑडिट होने के बाद में देखो हमने ऑडिट समझा, हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया, हमने ये समझा कि ऑडिट करते हैं प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, ऑडिट हो गया। उसके बाद में ऑडिटर अपना ओपिनियन कैसे देता है, कुछ गलती अगर मिली है, कुछ नॉन कंप्लायंस मिला है, ऑब्जर्वेशन मिला है, तो वो रिपोर्टिंग कैसे करता है। फिर हम समझेंगे एकदम प्योर सेक्रेटरी ऑडिट। एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू शुड नो दिस इंटरनल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। बेसिकली इंटरनल ऑडिट पे ही पूरा चैप्टर है व्हिच इज अ वेरी फन चैप्टर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, देखो एक PCS का पीयर रिव्यू किया जाता है। पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू एज इन ICSI किसी को अपॉइंट करके एक फर्म का रिव्यू करवाएंगे कि ये सब सारा जो सर्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं, इनके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या ये सब कुछ सही है। कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट का ये रिव्यू नहीं होता है, इट इज ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। एंड फाइनली जो हम सब्जेक्ट को शॉर्ट में बोलते हैं, CMADD को बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। तो वो चैप्टर ही जाके हम पढ़ेंगे। पिछले सिलेबस में ये चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, इसमें सिर्फ एक ही है चैप्टर। ओके, न्यू सिलेबस, न्यू वेज ऑफ डूइंग, and for your kind information we will not be studying from ICSI का material. I am ensuring कि content same है but presentation का तरीका अलग है, that is it. So here we go, मेरे वाले नोट्स हम पढ़ेंगे। ओके,
Give me a second to adjust and let's start. Corporate compliance framework. क्या होता है कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क? सबसे पहले कंप्लायंस क्या होता है भाई? कंप्लायंस एज इन आप पे जो भी लॉज या रेगुलेशन अप्लाई होते हैं उस लॉ और रेगुलेशन को फुलफिल करना, यानी कंप्लाई करना। कोई लॉ बोल रहा है ये चीज आपने करनी है और ये चीज आपने नहीं करनी है, ensuring those things is compliance। सिंपल भाषा में आपकी अंडरस्टैंडिंग। अब कंप्लायंस करना ये कोई भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का इंटीग्रल पार्ट होता है ऑब्वियसली। अगर नॉन कंप्लायंस करोगे तो बिजनेस चला ही नहीं पाओगे। It is the responsibility of board of directors of company to recognize scope and implication of applicable laws। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, करता काम कौन है? मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट एज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जो भी लोग होते हैं उनका काम है। बेसिकली कंप्लायंस टीम, सीएस की टीम, उनका काम होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, बट ये काम कौन करवा, काम किससे करवाएगा? सीएस की टीम से। क्या करवाएंगे वो कि हम पे एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस कौन से है ये तुम बताओगे, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट ऑफ इट। ये टॉपिक का एक्सपर्ट कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। ओके। While framing and setting the corporate strategies for achieving their targets and objectives, they must duly consider compliance of applicable laws and regulations of company. Board of director of company need to establish compliance framework. Serves as a supporting system of risk management system as it reduces risk associated with non-compliance. सर क्या बोल रहे हो आप? सर सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं तो देखो, जब हम रिस्क पे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं कंपनी में। जैसा कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होता है, लीगल डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही रिस्क डिपार्टमेंट भी होता है, रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में एक ब्रांच आएगी नॉन कंप्लायंस। कंप्लायंस रिस्क इज अ रिस्क ना। तो अगर हम इंश्योर करेंगे हम कंप्लायंस कर रहे चीजों का, तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का जो वो एक पार्ट है कंप्लायंस रिस्क, वो तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रहा है ना। सिंपल सी बात है। हाउ टू एंश्योर, इस पार्ट पे ध्यान देना। टू एंश्योर इफेक्टिव अप्रोच टू कंप्लायंस फॉलोइंग स्टेप्स आर नीडेड टू बी अंडरटेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो अगर हमको ये एंश्योर करना है कि हमारा अप्रोच टू कंप्लायंस इफेक्टिव है, तो हमको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ ना वो याद रख लो, एग्जाम में भी आएंगे और अंडरस्टैंडिंग में भी काम की चीज है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्लायंस प्रोग्राम, reviewing the effectiveness of compliance program and ensuring its updation and relevance। देखो सबसे पहले यू हैव टू बिल्ड अ कंप्लायंस प्रोग्राम। नाउ प्रोग्राम इज अ वेरी वाइड टर्म, बहुत बड़ी टर्म है मेरे भाई। प्रोग्राम मतलब आपको एवरीथिंग अराउंड इट, कंप्लायंस के अराउंड एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि एक एक लॉ का कंप्लायंस कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में, आपके डिपार्टमेंट में, आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंप्लायंस कैलेंडर होना चाहिए। कंप्लायंस कैलेंडर क्या होता है? उसमें पता चलता है कि कौन सी डेट पे क्या ड्यू है। अलग अलग डिपार्टमेंट के कुछ कुछ काम होते हैं जो कि ये डेट पे ड्यू है, दैट इज इंश्योरिंग वो कंप्लायंस हो रहा है। वो काम किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, कंप्लायंस डिपार्टमेंट का। तो आपका एक कंप्लायंस प्रोग्राम होना चाहिए, इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। ओके, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग। हमने एक कंप्लायंस प्रोग्राम बनाया, कंप्लायंस कैलेंडर बनाया, टीम अपॉइंट की, टीम्स को हमने रोल डिवाइड करके रखे कि ये 3 लोग ये काम संभालेंगे, ये 3 लोग ये काम संभालेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। कि अगर आईटी स्पेसिफिक लॉज है तो ये लोग संभालेंगे, अगर ये कंपनी स्पेसिफिक लॉज है तो ये संभालेंगे, जनरल लॉज है तो ये संभालेंगे। ये सब कंप्लायंस प्रोग्राम का पार्ट है। रिव्यूइंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्लायंस सिस्टम मतलब जो हमने अभी तक बना के रखा है उसका ऑनगोइंग रिव्यू होता जाना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो इनफ है कि नहीं। और हमको जब पता चलता है कि देयर इज एन अमेंडमेंट इन द लॉ या फिर अमेंडमेंट इन द इंडस्ट्री प्रैक्टिस, कोई इंडस्ट्री में कोई चीज नया इनोवेशन लेके आया है, कोई प्रैक्टिस लेके आया है जो कि करंट प्रैक्टिस से बेटर है, तो यू नीड टू एंश्योर दैट करंट प्रैक्टिस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज अपडेटेड, इज रेलेवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ये आप जरूर आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, नोट्स बनाते रहना। आई विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू मेक नोट्स। मैं एक एक चीज जहां पे मुझे लगता है मैं प्रोवाइड करूंगा बना के,
एंड जहाँ पे मुझे लगता है आपने नोट डाउन करना चाहिए, दिस इज द पार्ट व्हाट यू शुड नोट डाउन। ओके, ऊपर की येलो लाइन के हिसाब से। ओके, और जैसा कि मैंने जो जो वर्ड्स को यहाँ पे मार्क करके रखा है उनको रिव्यू, अपडेशन, रेलेवेंस, कंप्लायंस प्रोग्राम याद रखना। यू कैन ऑल्सो से डेवलपमेंट मेंटेनेंस, तो याद रखने की बात है। फिर ये कुछ पैराग्राफ है, अभी ये देखते हैं क्या बोलता है। इफेक्टिव कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क enables the organization to achieve its objective and goals with compliance applicable laws, mitigating risk associated with and making यही तो हमने ऊपर पढ़ा है। ICSI की एक आदत है कि उसको जो कंटेंट दिया है वो फिर से देना अच्छा लगता है। तो क्या करना है हमें, हमको पढ़ के छोड़ देना है। जितना अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है अभी के लिए उतना ही समझना है। पढ़ना सब कुछ है बट समझना जितना रिक्वायर्ड है उतना ही है। अरे एक ही तो मतलब है। सेकंड क्या होता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क इज टू बी बिल्ट इनटू कॉर्पोरेट सिस्टम टू अवॉइड नॉन कंप्लायंस। यस, हमको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा ताकि नॉन कंप्लायंस ना हो। Secretarial audit is required to be carried out on periodical basis by independent professionals to check effectiveness of controls within the organization। दोस्त मेरे, भाई मेरे, बहन मेरी, सिंपल सी बात है। आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना है, हम बोल रहे हैं कंपनीज एक्ट हम कंप्लाई कर रहे हैं, तो एक सेक्रेटरियल ऑडिट नाम की भी चीज होती है कि जो सेक्रेटरियल एक्टिविटीज है वो सही से हो रही कि नहीं। ये बाहर का बंदा आके चेक करके हमको बताएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सच में बराबर है कि नहीं। एक थर्ड पार्टी रिव्यू इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट while you are doing something and report how the organization complying with statutory requirement। ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो सेक्रेटरियल ऑडिटर है वो रिपोर्ट करेगा कंप्लायंस कैसे हो रहा है। इसका ना डिटेल में जब हम ऑडिट पढ़ेंगे तो ये वाले पार्ट का आपको तब समझ ही जाएगा। बट यहाँ पे एक सिंपल सी भाषा में, CS plays important vital role in and hold the responsibility of company being compliance officer and KMP। याद रखना, ये लाइन भी लिखना है तो लिख दो, एग्जाम में लिखने के काम आती है। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आप एज अ CS यू आर नॉट कंप्लायंस ऑफिसर। आपका हेड जो भी होगा वो कंप्लायंस ऑफिसर है, वो KMP है। बट when you become a compliance officer KMP, you are a vital part। you are, even if you are part of compliance department only, you are a vital part of organization। बहुत इंपॉर्टेंट हो तुम, समझिए। बिकॉज यू इंश्योर कि कंप्लायंस रिस्क ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। बेटर कंप्लायंस लॉ का हो रहा है, जैसा रेगुलेटर चाहता है वैसा हम कंपनी को बना रहे हैं ताकि ऑल स्टेक होल्डर्स का फायदा हो। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, बस याद रखो कि इसका मतलब क्या है सिंपल भाषा में। नेक्स्ट, corporate compliance management involves full process of research and analysis as well as investigation and evaluation। ये भी अच्छी लाइन है, इसको भी हम याद रखते हैं। Such an exercise is undertaken in order to determine potential issues, get a realistic view about how an entity is performing, how it's likely to perform in the future। Corporates which ensure compliance are rewarded with positive public image and customer trust। अच्छी लाइन है तो याद रखिए। देखो इसको मैं एग्जांपल देता हूँ दोनों चीजों का। अगर आप सोचोगे कि मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपके पास अगर 2-3 हजार रुपए, तो ना आप कंपनी के बारे में इतना रिसर्च नहीं करोगे कि ओ कंपनी क्या क्या लॉस कंप्लाई करती है, कंपनी का प्रॉफिट इतना इतना है। अरे 2-3 हजार में यू जस्ट सी, अरे ये स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है मैं डाल दूंगा। इमेजिन आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपके पास मान लो 10 करोड़ रुपए किसी कंपनी में डालना है, तब होती है भाई रिसर्च। करोड़ों में जब खेलते हो, लाखों में जब खेलते हो, now you have to ensure जिस कंपनी में पैसा डाल रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंट है, लॉ का कंप्लायंस कर रही है, उसके जो भी मतलब प्रॉफिट वगैरह दिखा रही है बस इन्फ्लेटेड नहीं है, जो भी उसमें लॉस लग रहा है कुछ ब्रीच नहीं कर रहा है, उस पर पेंडिंग पेनल्टी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है, ये सब इंश्योर करना पड़ता है। when you have a positive public image and customer trust, तभी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आएगा ना लोगों से। समझे, लोग आपका प्रोडक्ट कब खरीदेंगे, जब उसका पॉजिटिव पब्लिक इमेज हो, कस्टमर का ट्रस्ट हो। ये कैसे इंश्योर होगा, कंप्लायंस है। कंप्लायंस इज वेरी बिग टर्म, इसका थोड़ा एक्सटेंड में करता हूँ जब समझाना है।
FSSAI, आपको पता ही होगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, आप कुछ भी फूड, कुछ भी किसी भी टाइप का फूड है, मान लो माजा, फ्रूटी, कोक, कुछ भी पियोगे उसके पीछे FSSAI का लोगो होगा। FSSAI का लोगो आप देखोगे तो आपको लगता है दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लायंट विद ऑल फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय FSSAI। अरे अगर कंपनी के अंदर जो कंप्लायंस टीम है वो इंश्योर करेगी ना कि ये सारे स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं, तो कंपनी का प्रोडक्ट हार्मफुल नहीं बनेगा। अगर ऐसा कुछ, देखो आप जिस कंपनी में जा रहे हो स्पेसिफिक लॉ को आपको समझना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के बाहर। तो जब ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंट है, देखो रेगुलेटर यही सोच के बना रहा है ना कि हमको लोगों का भला रखना है, कंपनी गलत ना करे, और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लॉज को कंप्लाई कर रही है तो पॉजिटिवली चलेगी। सिंपल। कंपनी सेक्रेटरी विद कोर कॉम्पिटेंस इन कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लेस क्रूशियल रोल इन कंप्लायंस मैनेजमेंट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मारुति सुजुकी ये केस स्टडी है, यू शुड रीड दिस, आई विल नॉट रीड इट, आई विल एक्सप्लेन। कि देखो मारुति सुजुकी ने ना एक कंप्लायंस, उनका कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जो जीरो टॉलरेंस टू कंप्लायंस रखता है, नॉन कंप्लायंस रखता है कि 100% कंप्लायंस हो जाना चाहिए। देयर आर मोर देन 3500 एप्लीकेबल लॉज टू मारुति सुजुकी लिमिटेड। सो उन्होंने इस सब के ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाया है टू मॉनिटर ऑल दिस लॉज। कैसे करेंगे, उनका मान लो देयर इज सम एक टेक्नोलॉजी है, कोई सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर दे हैव पुट एवरीथिंग, जिसके थ्रू वो मॉनिटर कर रहे हैं। देखो इसमें लिखा है 70 कंप्लायंस हेल्थ चेक्स वर डन मॉनिटर करने के लिए। तो ऐसे तरीके से इन्होंने कंप्लायंस मंथ करके भी ऑर्गेनाइज किया था। हर साल मारुति सुजुकी लिमिटेड अपनी कंपनी में कंप्लायंस मंथ ऑर्गेनाइजेशन करती है, पर्टिकुलर मंथ व्हिच इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू कंप्लायंस। और उन्होंने FY 2021 में एक कंप्लायंस मंथ ऑर्गेनाइज किया था वर्क, जिसकी थीम क्या था, बीइंग कंप्लायंट एज अ ह्यूमन, जिसमें बहुत सारे अटेंडीज थे, जैसा आप देख सकते हो 4000। GRC सिस्टम भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में है। अब आप पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया आएगा, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है रीडिंग दीज केस स्टडीज। आई होप यू शुड रीड दिस। अब हम GRC समझेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रियल लाइफ सिनेरियोस के हिसाब से भी। GRC देखो क्या है, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। बोलो मेरे साथ में, उधर आप बैठे हो ना मेरे सामने, बस एक बार बोलो, GRC मतलब गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। अब ना गवर्नेंस ये टर्म ना ESG में सुनोगे। ESG क्या है, क्या है, E फॉर इकोनॉमी, फिर अपना S क्या है, सोशल, G गवर्नेंस। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट भी कमाए, G गवर्नेंस, सॉरी S सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है सोसाइटी का भला करे, G गवर्नेंस भी करे। तो गवर्नेंस एक टर्म है जो आप वो भी सब्जेक्ट में देखोगे, ये भी सब्जेक्ट में देखोगे। अरे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये समझो, गवर्नेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपको समझना है। क्या है गवर्नेंस, क्यों है गवर्नेंस, और कैसे है गवर्नेंस, राइट। तो अब ना हम समझते हैं गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क एंड एंटरप्राइज रिस्क, कंप्लायंस और कॉर्पोरेट कंप्लायंस एक ही चीज है, उसको याद रख लो कि तीन ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज होती है मेरे दोस्त। गवर्नेंस इज द ओवरऑल सिस्टम ऑफ रूल्स, practices, standards that are guide a business। देखो क्या बोला है इसने, ओवरऑल सिस्टम ऑफ रूल्स, practices and standards that guide a business। सोचो ये लाइन क्या बोलना चाहती है, जब आप इसको ऐसे ही पढ़ लोगे तो यू डोंट अंडरस्टैंड कि गवर्नेंस क्या है, यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि एक डेफिनेशन है जो मुझे पढ़ना है। गवर्नेंस है, देखो, वे ऑफ डूइंग a business or how you conduct your business। Now while conducting a business
यू हैव टू इंश्योर कि कुछ रूल्स सेट हो, कुछ प्रैक्टिसेस सेट हो, कुछ स्टैंडर्ड सेट हो, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चले, गवर्न हो। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को कंडक्ट करने का एक तरीका, बोलो मेरे साथ, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को कंडक्ट करने का तरीका जिसमें कुछ रूल्स डिफाइन, प्रैक्टिसेस हो, स्टैंडर्ड्स हो, जिसके वे से हमारा बिजनेस चले। समझे? इसको आप हिंदी में ही अपने दिमाग में याद रखो, इंग्लिश में रट लो, बट समझना है तो हिंदी में। इसको हम कोशिश करेंगे कि लिख भी ले बाद में, बट अभी समझ। It is the combination of process established and executed by directors that are reflected in organization structure, how it is managed and led towards achieving that to guide a business. अब मैं इस definition को ही long करता हूँ, guide a business towards achieving goals. Okay, सही है? Governance describes overall management approach through which senior executives direct, मतलब बताते हैं कैसे करना है, एंड कंट्रोल करते हैं the entire role। बड़े लोग, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से नहीं, बड़े इंडस्ट्री के लोगों से बातें होती है छोटे लोगों से, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। बड़े लोग डायरेक्ट एंड कंट्रोल करते हैं entire role। क्या बात बोल दी सर, कुछ नहीं समझ, मुझे भी नहीं समझा। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, हायरार्किकल मैनेजमेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर। इन्होंने ना कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किए हैं, जो उसका मतलब वही है कि देखो, गवर्नेंस क्या है, एक मैनेजमेंट अप्रोच है जिससे सीनियर मैनेजमेंट क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट एंड कंट्रोल करती है। क्या करती है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है, हायरार्की का इस्तेमाल करती है, ताकि स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर पाए। बस बस बस, जो मैंने ऊपर बोला था ना वही, बस अलग भाषा में। Governance activity ensure कि critical management information is reaching the executive team sufficiently, complete, accurate or timely to enable appropriate management decision making and provide the control mechanism to ensure that strategies, direction, instruction from management are carried out। देखो, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है और पहली एक लाइन इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम में लिखना है। sufficiently, complete, accurate timing to enable appropriate management decision। बस इतना लिख दो, आगे का पार्ट तो ऐसा है, आप खुद से सोचोगे तो बेटर रहेगा। लेट्स नो कि रिस्क क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। उनका कुछ तो काम होगा। क्या काम होगा? कि ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं। रेपुटेशन रिस्क होता है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है। तो इन सारे रिस्क को मैनेज करना रिस्क मैनेजमेंट का काम है। तो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, ये अभी हम एक बार समझते हैं। So, what is risk management? It is the process of identifying potential hazards. Hazards माने तो risk, potential risk जो आ सकता है, potential, it might come or might not come to the business and acting to reduce or eliminate their financial impact। देखो, hazard word को आप risk लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो what is this? It is a process of identifying potential hazards to business and acting to eliminate or reduce the financial impact। समझे कि हम पे कुछ रिस्क आने वाला है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके लिए प्रोसेस बिठाएंगे जिससे वो आने वाला रिस्क एक तो खत्म हो जाए, आए ही ना, और अगर ऐसा हो कि वो रिस्क हम पे आएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम उसका जो हम पे इम्पैक्ट है, मेनली फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, वो कम रिड्यूस हो जाए। Risk management is predicting and managing risk that could hinder the organization from reliably achieving its objective under uncertainty. It is the process through which management identifies, analyzes, and wherever necessary responds appropriately to risk
that might adversely affect realization of organization. ये दो डेफिनेशन आप मिक्स कर सकते हो. ये सिंपल एक डेफिनेशन ही है. इट इज नथिंग बट अ डेफिनेशन. इट इज द सेम थिंग which we discussed but in a different language. Right? In exam तो ये लगता है ओ माय गॉड बच्चा स्मार्ट फिर ट्राई बच्चा मैं ठीक. देखो मैं लिख के बताता हूँ एक चीज. रिस्क क्या है? रिस्क मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस. ओके प्रोसेस है. प्रोसेस क्या करती है? जिससे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को. फिर क्या करेंगे? उसको एनालाइज करेंगे. फिर हम क्या करेंगे? उसको जहां भी रिस्पॉन्ड करना नेसेसरी रिस्पॉन्ड करेंगे. रिस्पॉन्ड करना मतलब क्या? जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, रिड्यूस और एलिमिनेट. रिड्यूस और एलिमिनेट ये करेंगे. क्यों करेंगे? Why is this process done? To ensure that it does not affect. क्या नहीं अफेक्ट करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. हमारे गोल्स को अचीव करने से हमको ये नहीं रोकना चाहिए. सिंपल समझे. आप जितना उसको एनालाइज करोगे दिमाग में उतना सिंपल बनेगा. ये नोट डाउन कर लो अगर रिक्वायर्ड है तो. जो आपके पास नोट्स है आईसीएसआई का मॉड्यूल ले लो. उसमें ही है. मेरे नोट्स अलग से चाहिए नहीं आपको. सेम कंटेंट है बस प्रेजेंटेशन. The response to which earth typically depend on their perceived gravity. ग्रेविटी का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं है यहाँ पे मेरे दोस्तों. गुरुत्वाकर्षण नहीं है. क्यों? ग्रेविटी का मतलब है वेटेज. परसीव्ड वेटेज. कितना वेट है उस का वजन. ग्रेविटी का मतलब है वजन. बोलते हैं ना किसी की बात का वजन बहुत है. तो ग्रेविटी इन हिज वर्ड्स द वेटेज इन समझे. and involves controlling, avoiding, accepting, transferring them to third party. ये जो हमने लिखा था इसको और उन्होंने बढ़िया बनाया. तो एक नाम इसकी सिंगल डेफिनेशन बनाएंगे जो कि सब कवर करे. क्या कवर करेगा? कंट्रोल, अवॉइड, एक्सेप्ट एंड ट्रांसफर इनटू थर्ड पार्टी. ये रिस्पॉन्ड करने का नेचर है जो हम ये बोल रहे हैं ना रिस्पॉन्ड. बढ़िया डेफिनेशन बनेगी इसकी. ऑर्गेनाइजेशन routinely manage a wide range of risk जैसे कि टेक्नोलॉजिकल रिस्क, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल रिस्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क. ये नहीं दूंगा. आपको याद रखना है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं. अरे आप पर्सनल लेवल पे सोचो पहले कि अगर मैं कोई बिजनेस डालता हूँ छोटा मोटा तो मेरे को क्या क्या रिस्क हो सकता है. छोटे छोटे बिजनेस की बात करूँ. मैं एक दुकान डाल रहा हूँ तो मेरे पास फाइनेंशियल रिस्क तो आ ही सकता है. मेरी दुकान का रेपुटेशन रिस्क भी तो आ सकता है. रेपुटेशन रिस्क मतलब मेरा कोई प्रोडक्ट गंदा निकल गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इज्जत चली जाएगी लोगों के सामने. गंदा प्रोडक्ट बेचता है. ऑपरेशनल रिस्क आ सकता है कि मैं अपना धंधा चला रहा हूँ तो जो मैंने कुछ सिस्टम बना के रखा है सिस्टम ही खराब हो रहा है. ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है. अगर आप बड़ा बिजनेस डाल रहे हो जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है तो टेक्नोलॉजिकल रिस्क होगा. टेक्नोलॉजी रिस्क अगर है तो उसके साथ में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क भी होगा. बराबर. चलिए आगे बढ़ते हैं. समझते हैं कंप्लायंस. अरे सर अभी तो समझा था. फिर से समझो. It is a process and procedure that a company has in place in order to make certain that company and its employees are conducting business in legal and ethical manner. इसी को हम बोलेंगे lawful manner. lawful manner में मतलब जैसा लॉ में लिखा गया है लॉ को ब्रीच ना किए बगैर जब कंपनी एंड एम्प्लॉय बिजनेस करेगी. लॉ को क्या किए बगैर? ब्रीच किए बगैर जब कंपनी अपना बिजनेस करेगी दैट इज कंप्लायंस. सिंपल. मेरे साथ में बोलो कि जब कंपनी अपना बिजनेस करेगी तो उसको इंश्योर करना है कि वो किसी लॉ को ब्रीच ना करे, उसके एम्प्लॉइज लॉ को ब्रीच ना करे. दैट इज कंप्लायंस. समझे? चलो हाईलाइट हर जगह लिखना तो है ही आपको. Compliance refers to adhering mandated boundaries.
जो कि लॉ और रेगुलेशन देता है, एंड वॉलंटरी बाउंड्रीज। देखो, compliance is not only laws specified by regulator, laws specified by regulator। रेगुलेटर क्या लॉज देता है? ये लॉज एंड रेगुलेशन जो आता है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा था, सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ एक्सेट्रा, उसके अलावा इट इज आल्सो इंटरनल लॉज, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये रेगुलेटरी लॉज। ओके, रेगुलेटरी लॉज यानी लॉ स्पेसिफाइड बाय रेगुलेटर, इंटरनल लॉज यानी पॉलिसी प्रोसीजर्स बाय कंपनी इटसेल्फ। कंपनी खुद पे खुद की पॉलिसी लगा रही है, लॉ में नहीं लिखा है, वो कंपनी ने पॉलिसी बनाई कि हम ऐसा काम करेंगे। तो ये दोनों को इंश्योर करना है कंप्लायंस। समझे? ये एक प्यारी सी चीज है जो हम याद रखेंगे। इट इज कंफर्मिंग टू स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स, बहुत प्यारा सा शब्द है। At an organizational level, it is achieved through management processes which identify applicable requirements, defined, for example, in laws, regulation, contracts, strategies, policies. Assess the stated compliance. सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि हम पे रिक्वायरमेंट क्या आएगी, उसको असेस करो। फिर उससे रिलेटेड रिस्क और पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस को असेस करो against the projected expense to achieve compliance. Hence, prioritize, fund, initiate corrective actions when necessary. तो हमने जितना पढ़ा है वो कोशिश करेंगे कि उसको हम ना एक चार्ट में लेके जाए। एक दूसरा चार्ट तो मैंने आपके लिए बना के रखा था आने वाले टॉपिक में, बट इसका एक बनाते हैं। व्हाट इज, क्या करें इसको छोटा, एक छोटे नाम से ही बना ले। अगर आप लोग ओके हो तो मैं इसमें लिख देता हूँ, टॉपिक का ही नाम लिख देना। टॉपिक क्या था हमारा? इमर्जिंग कांसेप्ट्स ऑफ 21st सेंचुरी। इमर्जिंग concepts of 21st century। क्या है इमर्जिंग कॉन्सेप्ट? सीआरसी। मैं जो भी नोट्स दूंगा क्लास में ही आपको बनाने में, अलग से आई डोंट थिंक मुझे प्रोवाइड करना है इसको, क्योंकि आप बाद में लिखोगे नहीं, वही प्रिंट आउट मार लोगे। इससे अच्छा मैं दूंगा वही आप क्लास में लिख ले तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बराबर, पढ़ा है गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी है उधर? देखो, हमने इधर डेफिनेशन एक इंश्योर किया है कि दो चीजें लिखनी है हमको। पहले तो ओवरऑल सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड दैट गाइड अ बिजनेस। फिर बस एक सेकंड लीजिएगा। इट इज पॉइंट वन। क्या है हमारा पॉइंट वन? सिस्टम ऑफ क्या? रूल्स, रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स। मैं चाहता हूँ कि लैंग्वेज थोड़ी इन डेफिनेशंस के लिए हम मॉड्यूल से ही उठाएं। प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स that guide an organization to achieve its goals। क्या ये मैं बोल सकता हूँ? सिस्टम, रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड दैट गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स। बराबर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है। ये क्या इंश्योर करता है? क्रिटिकल मैनेजमेंट इंश्योर, क्रिटिकल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रीचिंग द एग्जीक्यूटिव टीम। ओके, फ्लो, इसको मैं थोड़ा अलग लिखता हूँ। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर फ्लो ऑफ क्रिटिकल मैनेजमेंट। आप इसको पूरा लिखना। फ्लो ऑफ क्रिटिकल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन
is ensured to be complete, accurate, and timely, so that so that senior management is senior management can take senior management can take decisions effectively. देखो वो लैंग्वेज में लिखूंगा यहाँ पे, ऊपर डेफिनेशन में लिखो, जब आप आंसर लिखना चाहो तो थोड़ा लैंग्वेज को मॉडिफाई करो ताकि आपको वो लैंग्वेज याद आए। जब आप मॉड्यूल का कंटेंट उठा के लिखोगे तो नहीं याद आएगा। ओके मेरे दोस्त, सेकंड हमारा क्या है, रिस्क और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ओके, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, इट इज अ प्रोसेस process to do what, identify, assess, identify risk, assess, analyze the same and respond। अभी रिस्पॉन्ड किस किस तरीके से कर सकते हैं, चार चीजें हमने रिस्पॉन्स में पढ़ी है। क्या क्या चार चीजें हमने रिस्पॉन्स में पढ़ी है, कंट्रोल, अवॉइड, एक्सेप्ट, ट्रांसफर। कंट्रोल, अवॉइड, एक्सेप्ट एंड ट्रांसफर। रिस्पॉन्ड करने के हमने चार तरीके पढ़ लिए, कंट्रोल करेंगे, अवॉइड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, ये चीजें करेंगे। इसका यार कलर ऐसे हो गया है, अब ऐसे लिखते हैं, टू एंश्योर इट डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। बराबर, सिंपल, यही इसको कहना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल अफेक्ट ना हो, ऐसी एक प्रोसेस हमको बनानी है, एडवर्सली अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सिंपल। अब बढ़ते हैं आगे, फाइनल हमारा कंप्लायंस वाला पार्ट, कंप्लायंस और कॉर्पोरेट कंप्लायंस। चाहे तो मेरे साथ लिखो या फिर बाद में मैं स्क्रीन में टाइम देता हूँ तब लिख लेता। कंप्लायंस क्या कहना चाहता है, कंप्लायंस बोल रहा है इट इज सर्टेन प्रोसीजर्स दैट कंपनी हैज इन प्लेस in order to make that company and its employees are conducting business in lawful and ethical manner। Adhering to regulatory laws and internal policies and procedures to ensure that company and its employees conduct business in legal and ethical manner। ओके, हम कुछ की पॉइंट छोड़ रहे हैं क्या इसमें, नहीं, ये मीनिंग इसका हो गया है। अब ये जो है वर्ड्स
इसको लिख रहा इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रेगुलेटरी लॉज। अगर आपको लग रहा है नहीं सर ये वाले जो पार्ट है ना ये भी हमको डेफिनेशन में लिखना है या फिर एक सेकंड पॉइंट करके ऐड करना है, फील फ्री टू डू सो, फील फ्री टू डू सो, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। ये मैंने अपनी तरीके से आपको दिखाया है कि हाउ यू शुड राइट इट, ताकि वर्ड टू वर्ड जब कॉपी करोगे तो याद नहीं होगा, जब आप ऐसे लिखोगे तो चीजें याद रहती है। आई होप दिस सॉल्व्स इट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक और केस स्टडी है टाटा मोटर की। टाटा मोटर्स हैज इंप्लीमेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव जीआरसी प्रोग्राम। जीआरसी हमने समझ लिया है तो हमको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। That covers all aspects of operations including legal compliance, risk management and ethical practices. The company has established risk management framework that enables it to identify and mitigate potential risk and ensure compliance with applicable laws and regulations. देखो मैं एक्सप्लेन ये वाली चीजें नहीं करूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी कर दी है, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। Mahindra and Mahindra has implemented GRC framework that encompasses all its operations, including risk management, compliance, and ethical practices. Company has established a risk management committee that oversees identification and mitigation of potential risk and ensure compliance with all applicable laws and regulations. ये वाला जो पार्ट है ना, ये लिखने की क्या जरूरत है? सुनो, अगर कोई भी कंपनी, अब कंपनीज एक्ट में आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है रिस्क मैनेजमेंट कंपनी अपॉइंट करने का क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया? अरे भाई कोई क्राइटेरिया नहीं है, कंपनीज एक्ट डज नॉट रिक्वायर यू टू अपॉइंट अ रिस्क मैनेजमेंट कंपनी, बट एलओडीआर डज। एलओडीआर में लिखा है लिस्टेड कंपनी हो तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी लगाओ। ओके, रिस्क मैनेजमेंट लिस्टेड कंपनी एज इन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने वाली लिस्टेड कंपनी। तो अगर ऐसी हो तो रिस्क मैनेजमेंट कंपनी। और महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं, वो जो टॉप 1000 2000 में आना है वो कर लेते हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट तो है लिखने की क्या जरूरत है। एस्टैब्लिश टाटा मोटर्स हैज आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, बट इन्होंने लिखा नहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज एस्टैब्लिश्ड अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, क्यों? ठीक है, अब जब आप आंसर लिखोगे इस पॉइंट का, इमर्जिंग प्रैक्टिसेस ऑफ जीआरसी, जो भी अपने लिखना है इमर्जिंग कांसेप्ट्स ऑफ 21st सेंचुरी जीआरसी, तो उसमें ना जैसा एग्जांपल जब आप पूरा चैप्टर जो भी पूरा सिलेबस पढ़ोगे उसमें ना एक बात याद रखना, मुझे 3 पॉइंट आ रहे हैं, मुझे लग रहा है चौथा पॉइंट आना चाहिए। तब चौथा पॉइंट में एग्जाम के आंसर में कैसे लिखूंगा? टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखो दूसरी कंपनी के भी नाम लिख सकते हो, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा have implemented comprehensive GRC systems programs which ensures all aspects of GRC are done in इफेक्टिव मैनर। देखो मैंने बहुत बेसिक सी लाइन लिखी है, मैं इसको ना एकदम थोड़ा और प्रोफेशनली मेरी लैंग्वेज में लिख सकता था, मैं इसको और बेटर बना सकता था, बट एकदम मैं दिखा रहा हूँ कि एक स्टूडेंट, बेसिक स्टूडेंट एक जो लिखना है इसको आंसर वो कैसे लिखेगा। Tata Motors Mahindra and Mahindra have implemented comprehensive GRC system which ensures all aspects of GRC are done in effective manner। देखो एग्जाम में लिखना है, देखो गंदा कुछ भी मत फेंको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अरे हाँ महिंद्रा महिंद्रा टाटा मोटर्स ने तो किया है, तो ये आंसर में लिखना गलत नहीं है, आईसीएसआई के मॉडल में भी। दिस इज जस्ट वन वे, आई एम टेलिंग यू कि ये केस स्टडी पढ़ के आपको एग्जाम में क्या फायदा होगा और जस्ट एक जनरल नॉलेज का क्या फायदा है। जनरल नॉलेज में कुछ नहीं है बट एग्जाम में है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, बहुत बढ़िया। ऑर्गेनाइजेशन in every industry face growing array of compliance obligations। भाई साहब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इस लाइन का, ग्रोइंग अरे, अरे का मतलब है क्या बोल सकते हैं, चेन, चेन रिएक्शन, ये बढ़ती हुई चेन है कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। अरे एलओडीआर पे अमेंडमेंट आता रहता है, आता रहता है, कंपनीज एक्ट में कुछ लाएंगे, रेगुलेशन सेबी रेगुलेशन में कुछ आएगा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लॉज के कंप्लायंस बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होता है, कुछ बढ़ता ही जाता है।
जैसा एक एग्जांपल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, सभी की वेबसाइट पे जाओ, मतलब हर महीने 2-3 सर्कुलर्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो कंप्लायंस बढ़ाता रहता है, ये करो वो करो। प्रॉब्लम तो है, तो इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करेंगे? CCF, Corporate Compliance Framework. In addition to anti-money laundering regulation, there are increasing number of environment, ये ESG का बताया ना मैंने, ESG requirements covering everything from board composition to data privacy. देखो, ये मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन इन्होंने कहाँ से लिखा पता नहीं, कहाँ से कॉपी मारा है, बट ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। ईएसजी जो है गवर्नेंस में आता है, वो उसमें कुछ चीजें बताता है कि बोर्ड का कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इतने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उतने नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। ये एक चीज आती है। यहाँ से लेके आपके डेटा प्राइवेसी गाइडलाइंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये सब चीजें कुछ कुछ तो वहां तक ये चीजें जाती है, और ये एक कंपनी सेक्रेटरी के कंधे पे बोझ होता है। Furthermore, economic and trade sanctions pose a constant shifting challenge given the global nature of supply chain. Subsidiary holding, customer and banking relations. I say that please बच्चों पे थोड़ा रहम करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई रखो। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो, कुछ तो लॉजिक रखो अपनी लाइन का। नहीं ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक और ट्रेड सैंक्शंस क्या होता है ये देखो, अभी आपने सुना होगा रिसेंटली कि यूएस टैरिफ्स लगा रहा है अलग अलग कंट्री पे। यूएस है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा है, मतलब अगर इंडिया से कोई माल यूएस में एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पे उनके सिटीजन्स पे ड्यूटी लगेगी। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगा कि उनके सिटीजन्स यूएसए का ही प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे कम रेट पे, रादर देन इंडिया का एक्सपोर्टेड महंगा प्रोडक्ट। जैसे सैंक्शंस, टैरिफ्स और सैंक्शंस अलग होते हैं, बट जैसे टैरिफ एक एग्जांपल है जो सेम सिनेरियो में हम देख सकते हैं, वैसे सैंक्शंस, यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए इस पे तो हमारा सब महंगा हो जाएगा, टैरिफ्स लगाना ऐसा तो वो तो कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग चैलेंज है। तो देखो ग्लोबल नेचर पे ये सब चीजें होती रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो इधर से उधर जाता रहता है। ये सब जो लिखा है वो इग्नोर करो, मतलब क्या है आपको समझाना क्या है इनको कि ग्लोबल नेचर ऑफ सप्लाई चेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सप्लाई चेन तो आपको पता होगी, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो चलता है। सब्सिडरी होल्डिंग्स, कस्टमर एंड बैंकिंग रिलेशनशिप, ये सब लिखो ही मत एग्जाम में से, बेमतलब की चीज है, समझनी तो चाहिए स्टूडेंट को। एक्सप्लेन कहाँ कर रहे हो इसका? फुलफिलिंग दीज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। देखो अगर आपको ये सब जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें करनी है कंप्लायंस की, तो उस कॉम्प्लेक्स चीजों को करने के लिए कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म भी होना चाहिए। क्या बात है? जिसमें इंक्लूडेड है पॉलिसी, प्रोसीजर, ट्रेनिंग, विसल ब्लोइंग चैनल्स, इंटरनल ऑडिट, एस्केलेशन, रिस्पांस, डिस्क्लोजर। अब इसमें ना इन्होंने बहुत सारी चीजें भड़ लिख दी है कि आपको अगर ये सब चीजें मैकेनिज्म में क्या क्या होता है। पॉलिसी प्रोसीजर हमने पढ़ा, इंटरनल लॉ रेगुलेशन को कंप्लाई करने के लिए। ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेनिंग दो ताकि वो चीजें कर पाए। विसल ब्लोइंग आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा ही होगा कि मुझे अगर पता चलता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत चल रहा है तो मैं जाके सीनियर लोगों को बताऊंगा ये सब गलत चल रहा है, ये मैनेजमेंट ऐसा ऐसा कर रहा है, और वो उस पर एक्शन लेंगे। इंटरनल ऑडिट पढ़ेंगे बाद में जाके। एस्केलेशन, एस्केलेशन क्या होता है अब मैं बताता हूँ। एस्केलेशन क्या होगा, ये है बॉस, उसके अंडर एक काम करता है मैनेजर, और मैनेजर के अंडर काम करता है रिपोर्टिंग। ओके, और ये एक अदर रिपोर्ट, ये दूसरे डिपार्टमेंट का। इन दोनों के बीच में ना कुछ वर्क है, कुछ काम है। इसने इससे कुछ चीज मांगी थी रिपोर्टी से, ये वाला। इसका नाम रखते हैं राजू, और ये है श्याम। ओके, राजू, श्याम ने राजू से कोई चीज मांगी, राजू मना कर रहा है, तो राजू ये चीज किसको कंप्लेन करेगा? राजू अपने बॉस को कंप्लेन करेगा? नहीं, राजू करेगा, सॉरी श्याम किसकी, श्याम खुद के बॉस को कंप्लेन करेगा कि नहीं? शाम राजू के बॉस को कंप्लेन करेगा, यानी ये मैनेजर है, इसको कंप्लेंट करेगा काइंड ऑफ कि मैंने ना ये डेटा रिक्वेस्ट लिया था राजू से, राजू दे नहीं रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एस्केलेशन। जिससे मुझे काम है वो मेरा काम करके नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर कौन है, उस बंदे को मैं जाके रेज करूंगा कि ये बंदा नहीं दे रहा है, उसको बोलते हैं एस्केलेशन। समझे, सिंपल सी भाषा में। और फिर रिस्पॉन्सेस एंड डिस्क्लोजर, रेगुलेटरी चीज है, कोई कोई चीज आती है तो उसका रिस्पॉन्ड करो, डिस्क्लोजर्स करो। कॉम्प्लिकेटिंग मैटर्स फर्दर,
mechanism must comply with regulation that differ across jurisdiction that may even be at odds with one another. ये jurisdiction के laws अलग है, ये jurisdiction के laws अलग है. मान लो दो जगह पे laws applicable हो रहे हैं. मेरी कंपनी ना ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है, तो यूएसए के लॉज अलग है, इंडिया के लॉज अलग है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा. तो मुझे उस कंट्री के लॉज अलग से कंप्लाई करने पड़ते हैं, इस कंपनी के लॉज अलग से कंप्लाई करने पड़ते हैं. दैट इज ये जो बोल रहा है, दैट मे इवन बी एट ऑड्स विद वन अनदर. कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स. नाउ तीन कंपोनेंट्स इसके कुछ कुछ है जो हम पढ़ते हैं. चार्ट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ एप्लीकेबल लोकल स्टेट लॉ, सेंट्रल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन. कंप्लायंस चार्ट क्या होगा? जैसे कंप्लायंस कैलेंडर होता है, आप उसमें पूरे लॉज डिफाइन करके रखोगे जो आप पे लगते हैं, विच इज लोकल लॉ. लोकल लॉ क्या होता है? मान लो मैं रहता हूँ मुंबई में, मुंबई के जो म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड है कुछ लॉज है वो इधर कुछ लगते होंगे. इट इज नॉट मैक्रो बिजनेस लेवल, बट जो ग्राउंड बिजनेस लेवल पे होता है ना, स्टैंप लॉ वगैरह ये सब चीजें, मान लो ये कुछ लोकल लॉ है. मुंबई का अलग से, लेट्स से स्टेट का, महाराष्ट्र का अलग लॉ है, सेंट्रल लॉ इंडिया का अलग लॉ है, इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल यानी पूरे एक कोई तो कमिटी बनी होगी वर्ल्ड लेवल पे जो कि डिफाइन करती है कुछ लॉज. इंटरनेशनल लॉज बने होंगे, रेगुलेशन बने होंगे, स्टैंडर्ड बने होंगे, तो ये बिजनेस पे एप्लीकेबल होंगे. तो इसका एक चार्ट बनाएंगे, कैलेंडर बनाएंगे, दैट इज कंप्लायंस चार्ट. मैं थोड़ी देर में आपको लॉज, रूल और स्टैंडर्ड प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस का एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ उसका मतलब क्या है, बट अभी के लिए बढ़ते आगे. The compliance chart also outlines how compliance risk mitigation activities are embedded in business process. In other words, how compliance with applicable law, rule, regulation is embedded and ensured. Compliance chart helps business in meeting its compliance obligation towards customers, regulator, shareholder, employee, because it provides centralized compliance information of company on single chart. सिंपल चीज, कंप्लायंस कैलेंडर इज नॉट जस्ट कि मैं ना लिस्ट बना दूं कि हम पे क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है. अरे मैं उसके साथ एक और चीज बताऊंगा कि मैं वो लॉ कंप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. अगर नहीं कर रहा हूँ तो क्यों नहीं कर रहा हूँ. एक पूरा एक पिक्चर आपके सामने रेडी हो जाएगा कि वो कितने पीरियड से लॉ कंप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है. एक सेंट्रलाइज कंप्लायंस इंफॉर्मेशन सिंगल चार्ट में. सिंगल चार्ट का मतलब एकदम लिटरली चार्ट, मतलब बड़ा सा पेज मत इमेजिन करो. कंपनी एक पेपर पे नहीं लिख के रखती होगी, एक सिस्टम है, तो उसको चार्ट बोल रहे हैं. It also reflects key activity in compliance and compliance calendar, which is to be followed and performed by business unit to manage its compliance risk. अगर आपको कुछ भी चीज लगती है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड लगता है नहीं सर ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ना मुझे याद रहेगा, आपके पेज पे जहां पे भी जगह होगी थोड़ा सा वहां पे उसको हिंदी में लिख लो, जो लैंग्वेज में लिखना है लिख लो, जिससे एटलीस्ट आपको चीज याद रहेगी. सिंपल. अभी हम पहले समझते ये दो चीजें एंड फिर हम अगले पार्ट पे बढ़ते हैं. कंप्लायंस एडवाइजरी. इट एडवाइजेस ऑन कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड इफेक्टिव नॉन कंप्लायंस. इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस मतलब देखो आप पे क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है ये हमको पता चल गया है. अभी उसके अगर हम नॉन कंप्लायंस करेंगे तो इफेक्ट क्या है, पेनल्टी लगेगी, हम पे केस होगा, एडजुडिकेशन होगा. कैसे पता चलेगा? ये एडवाइजरी बना के रखेंगे हम. इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू इवैल्यूएट कंप्लायंस फंक्शंस, प्रिवेंट कंप्लायंस ब्रीचेस, रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली व्हेन अ ब्रीच इज अकर्ड. इससे क्या होता है, सबसे पहले तो हम इवैल्यूएट कर पाते हैं हमारा कंप्लायंस फंक्शन क्या है, हमारा काम क्या है पर्टिकुलर एरिया में. ये कंप्लायंस करना है एज इन हमको किस बिजनेस डिपार्टमेंट से इसका काम करवाना है. अगर करवाना हमको पता है तो इंश्योर करना कि वो ब्रीच नहीं हो रहा है, वो हो रही है, कंप्लायंस हो रहा है. अगर ब्रीच हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं एंड क्विकली एंड इफेक्टिवली व्हेन ब्रीच इज अकर्ड. सिंपल. ओके. तीन चीजें. सबसे पहले इवैल्यूएट कंप्लायंस फंक्शन, प्रिवेंट कंप्लायंस ब्रीच, रिस्पॉन्ड व्हेन ब्रीच इज अकर्ड. सिंपल. स्कोर कार्ड. स्कोर कार्ड क्या होता है, देखो मैंने एक साल पढ़ाई की, एक साल मैंने पढ़ाई की, अगले साल में अगले स्टैंडर्ड में चला गया पर मेरा मार्कशीट मार्क में वो कुछ मिला ही नहीं. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने काम जो भी किया है, मैंने पढ़ाई जो की है वो अच्छी की है या बुरी की है.
जब आपको मार्कशीट मिलती है उसमें आपके परसेंटेज से आपको पता चलता है कि अच्छा मैंने अच्छा पढ़ा था या बुरा पढ़ा था, मतलब इनफ पढ़ाई की थी नहीं। वैसे ही हम कंप्लायंस कर रहे हैं तो हमारा कंप्लायंस स्कोर कार्ड बताता है कि हम इनफ कंप्लायंस कर रहे हैं, कितना परसेंटेज में कितना कंप्लाई हो रहा है। इट इज टूल टू एनालाइज पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्लायंस। द स्कोर कार्ड इज must be set up by organization. It is not used as mere reporting. बस दिखाने के लिए नहीं करना है कि हम देखो इतना इतना कंप्लाई हो रहा है, 50% हो रहा है, 50% नहीं हो रहा है। अरे इट इज अ कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल। नहीं हो रहा है ना, वो करो। इट इज हाईलाइटिंग यू नहीं हो रहा है तो इट शुड टेल यू कि इस पे ध्यान देना है। It enables reported compliance breaches immediate remediation by informing predefined responsible person in case of violation. अगर मान लो जीएसटी के कोई लॉ का वायलेशन हो रहा है, आपके ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट कंपनी में है, वो ना जीएसटी जो चार्ज कर रहे हैं वो गलत चार्ज कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? रिस्क को जाके बताओगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जाके बताओगे, सबसे पहले प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बताओगे। अरे अकाउंट्स में जो भी बंदा हेड है उसको जाके बताओ भाई तुम्हारी जीएसटी सही से कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, ऐसा हमको लग रहा है, ब्रीच है, ये लॉ चेंज हुआ है। समझे? वायलेशन होता है तो तुमको पता होना चाहिए किसको बताना है। तो ये कंप्लायंस स्कोर कार्ड, कंप्लायंस चार्ट, इसमें ये तो काम आता है। Thus, this employee can directly start remediation activity. फिर अकाउंट शुरू करेगा। अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये थोड़ी बताना है चीज नहीं हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये बताना है ये हो नहीं रही थी, हमने करके दी है। समझे? ट्रैकिंग ऑफ स्कोर कार्ड, रेमेडिएशन एक्टिविटी स्टेटस इज अगेन इंक्लूडेड इनटू द स्कोर कार्ड। फिर अगर मान लो रेमेडिएशन हो गया है तो स्कोर कार्ड में डाल देंगे रेमेडिएटेड, कंप्लाइड। integrated escalation structure predefined by organizational hierarchies ensure timely remediation, जो मैंने अभी बोला। Possibility of classifying a rule breach according to level of risk must be included in the scorecard. अरे देखो कोई रूल ब्रीच हो रहा है, बहुत माइनर सी चीज है जो कि सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। देखो ऐसा है कि हमको ये लग रहा है बट इंडस्ट्री में सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं तो ठीक है ना। अगर उसका लेवल ऑफ रिस्क ज्यादा नहीं है तो हमको स्कोर कार्ड में डालने की जरूरत है नहीं। अगर इम्पोर्टेंट है तो ही डालो, क्योंकि ना बहुत सारे ब्रीचेस डेली बेसिस पे होते हैं, वो ना पॉसिबल ही नहीं है करना, तो उस चीज को डालना भी है कि नहीं। सो रिस्क प्रायोरिटाइज्ड रेमेडिएशन ऑफ वायलेशन कैन बी इंश्योर्ड। ओके सर, बहुत हेवी हो गया सर, बहुत हेवी हो गया। कुछ नहीं, हम थोड़ा और थोड़े से एक पेज और करके चले जाएंगे, ज्यादा हेवी आज होने नहीं देंगे। ओके अब हम समझेंगे ये वाला पार्ट, कंप्लायंस चार्ट, कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जो हमने इधर लिखा था। क्या लिखा है सबसे पहले यहाँ पे? ओवरव्यू ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज, जो कि लोकल, स्टेट, सेंट्रल, इंटरनेशनल होंगे। मैं इसमें ज्यादा क्यों नहीं लिख के दे रहा हूँ आपको, ताकि आप खुद से ऐड करो। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस टर्मिनोलॉजी को, बट एग्जाम में लिखोगे तो इतना सा लिख के फायदा नहीं है। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यू ऐड मोर पॉइंट्स टू इट इन दिस लैंग्वेज ओनली। फिर कंप्लायंस स्कोर कार्ड क्या? इट इज अ मैनेजमेंट टूल टू एनालाइज द कंप्लायंस पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितना कंप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और कंप्लायंस एडवाइजरी मैंने थोड़ा इधर उधर लिख दिया है, आप ठीक कर लो। पहले कंप्लायंस एडवाइजरी, कंप्लायंस स्कोर कार्ड। एडवाइजरी क्या करता है? इट एडवाइजेस ऑन यू कि कौन से लॉज एप्लीकेबल है, कौन से अगर लॉज हम कंप्लाई नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके एंड एज सेड मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन चीजें कर देता हूँ। देखो एक चीज होती है लॉज। लॉ इज अ वेरी वाइड टर्म। लॉ में आता है एक्ट। देखो हम लॉ को डिवाइड करते हैं, ये तो रहने दो, इसको ऐसा रखते हैं। और पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस एक इधर लिखते हैं। जो टर्मिनोलॉजीज ना आप पूरी किताब में हर सब्जेक्ट में पढ़ोगे, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक बार समझा दूँ वो क्या है। एक्ट होगा, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, रेगुलेशंस होंगे। फिर अगर मैं इधर जाऊँ, मैं इसमें एक लिख देता हूँ, बायलॉज होंगे। रेगुलेशंस के अलावा लॉ के अंदर क्या क्या आता है? सर्कुलर्स आते हैं, इंक्लूडिंग मास्टर सर्कुलर्स। जस्ट अ सेकेंड,
मास्टर सर्कुलर्स, फिर इसके अलावा ऑर्डर्स जो कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल देता है। सर आप समझा क्या रहे हो? अभी तक समझा नहीं रहे हो ना आप? अरे भाई रुको तो सही, मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा तो ही आगे समझाऊंगा ना। कंपनी रेगुलेटर, ओके सुनो, अब मैं समझाता हूँ एक एक चीज। लॉ में आता है एक्ट। एक्ट या रूल जब भी हमको चेंज करना है, देखो रूल छोड़ो, एक्ट सबसे पहले, एक्ट या रेगुलेशन। एक्ट या रेगुलेशन बहुत हायर फॉर्म है। देखो एक्ट या रेगुलेशंस में आपको चेंज करना है ना, आपको लेना पड़ेगा पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट तक जाना पड़ेगा कि ये एक्ट या रूल रेगुलेशन लाना है तो, बिकॉज इट इज अ वेरी पावरफुल थिंग, टू मच पावरफुल। आप कोई ऐसा ना सिर्फ पावर पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, नीचे के लोग चेंज नहीं कर सकते। फिर आता है रूल्स, सर्कुलर्स, मास्टर सर्कुलर्स। ये चीजें क्या होती है? एक्ट के सपोर्टिंग में होते हैं रूल्स, रेगुलेशन के सपोर्टिंग में होते हैं सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर, और एक्ट रेगुलेशन कोई भी लॉ हो उसके सपोर्टिंग में होते हैं ऑर्डर, उसके सपोर्टिंग में होते हैं ऑर्डर्स। तो एक्ट और रेगुलेशन पार्लियामेंट अप्रूव करता है, इसका प्रोसेस होता है, बिल पास करना पड़ेगा, बिल एक्ट बनेगा, ऐसे ही रेगुलेशन का प्रोसेस होगा। रूल्स क्या हो गए? जो पार्लियामेंट ने अपनी पावर नीचे के लोगों को डेलीगेट करके रखी है। लेट्स से सेबी के रेगुलेशंस है, तो गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है सेबी को कि ना तो क्या कर सकता है, ये रेगुलेशन के रिलेटेड कुछ भी सर्कुलर इशू करना है, मास्टर सर्कुलर इशू करना है, तो ये एक सेबी कर सकता है। तो सेबी अपने सर्कुलर्स इशू करता रहता है। एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने एमसीए को पावर के देके रखा है। लेट से कोई एक्ट है, जैसे कि कंपनीज एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, एमसीए को पावर देके रखा है, तुम रूल्स निकाल सकते हो उसके रिलेटेड, निकालते हैं। समझे? तो ये एक सिंपल सा है। आपको अगर आपने हाथ से हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखा है, लिखो, मैं इतना ही प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप खुद से एनालाइज करो। नाउ लेट्स गो लेवल डी। देखो कंपनी ना इसके अलावा भी चीजें खुद से करती है, खुद की पॉलिसी, खुद की प्रोसीजर, खुद की प्रैक्टिसेस, बायलॉज बनाएंगे। चलो बायलॉज तक जाते नहीं, बायलॉज इसमें ही कवर हो जाएगा ऐसा मान लो। पॉलिसी प्रोसीजर, देखो पॉलिसी क्या होगा? कंपनी डॉक्यूमेंट्स बना के रखेगी। देखो रेगुलेशन में कुछ कुछ चीजें बोल रहा है ये करना है, बट एडिशनली हमको लगता है कि हम ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर करेंगे, ऐसी पॉलिसीज इंश्योर करेंगे ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा इंडस्ट्री में नाम बनेगा कि हम वेरी कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो पॉलिसीज में ही डिफाइंड होंगी प्रोसीजर्स कि इस प्रोसीजर के हिसाब से काम करना है। एबीसी ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज कंप्लाई कर रहा है तो उनका प्रोसीजर है 1 2 3 4। कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सेम चीज कर रहा है तो 3 2 4 1। उनका ऑर्डर ऑफ कंप्लायंस अलग होगा, तरीका अलग होगा, सॉफ्टवेयर अलग होगा, कंप्लायंस के तरीके अलग हो सकते हैं। तो प्रोसीजर एक होगा कंपनी, और एक होता है प्रैक्टिसेस। भले ही लॉ में ना लिखा हो, हमारी पॉलिसी में ना लिखा हो, बट इट इज प्रैक्टिस दैट वे। तो कंपनी ये चीज करती है। होता है जब आप कोई जॉब करोगे ना, जिस दिन आपको ये चीज धड़ क्लियर होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपकी उतनी विलिंगनेस है तो जाओ। ओके, इतना मेरा एक्सप्लेनेशन, जस्ट अ मिनट। तो आई अंडरस्टैंड कि हमारा 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, एंड आई डोंट वांट कि आपके दिमाग पे बर्डन ज्यादा आए इस पढ़ाई का। इतना ही चैप्टर आज हम करते हैं, जो लेटर ऑन स्टेजेस पे चैप्टर आएंगे उसको हम थोड़ा स्पीड में लेंगे, ताकि आज हमको बेस क्लियर करना है चीजों का। तो अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे कंप्लायंस चार्ट, क्योंकि इट इज अ वेरी बड़ा थिंग। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कंप्लायंस चार्ट पूरा बनाना, ये प्रोसेस इज अ वेरी बिग थिंग। तो कंप्लायंस चार्ट का इतना बड़ा हमको प्रोसेस इतना समझना है, तो कब तक जा ही रहा है जाए। फिर यहाँ पे आके वो काइंड ऑफ खत्म हो रहा है, ये कुछ एक अलग से टेबल है जो कि आई एक्सप्लेन देख रहे हो। तो इतना पढ़ने में अभी तो टाइम लग जाएगा, और आपको रिवीजन करना है मेरे दोस्त, रिवीजन जो ये मैंने लिख के दिया। मैं एक बार के लिए स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, फिर ये एक स्क्रीनशॉट ले लेना। फाइनली ये एक स्क्रीनशॉट में इसको थोड़ा जूम कम करता हूँ, फिर मैं इसका जूम बढ़ा देता हूँ। 1 2 3। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मजे में रहो, और चैप्टर का रिवीजन